की वीडियो में हम इनकम फ्रॉम सैलरीज के चैप्टर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है प्रोविडेंट फ़ंड। और इस वीडियो में हम प्रोविडेंट फ़ंड का मीनिंग प्लस उसकी टाइप्स प्लस इसका ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए। प्रोविडेंट फ़ंड जो स्कीम होती है इसका मेन मोटिव क्या होता है कि टू इंक्रीज़ द सेविंग्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, कि जो एम्प्लॉय है उसकी सेविंग्स को इंक्रीज़ करना, ठीक है, उसको उनको मोटिवेट करना कि और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा पैसा कहते सेव करें। उसके बाद प्रोविडेंट फंड में कहते होता है क्या, देखिए सिंपल, जो एम्प्लॉय को जितना भी पैसा मिलता है, ठीक है, जो भी उसको सैलरी मिलती है, जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, जो उसका बॉस होता है, वो उसको क्या कहता है कि हाँ भाई मैंने तुम्हारी जितनी भी सैलरी है उसमें मैंने कुछ फिक्स परसेंटेज, ठीक है, काट के एज अ सेव करना, ठीक है। और वो मैंने कैसे सेव करना है, जैसे कि सपोज़ एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, ठीक है, उसको अगर 10,000, ठीक है, की सैलरी मिलती है, ठीक है, और 10,000 कहते 10% मैंने कहते आपका किसी अलग जगह पे, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट करना है, उसका बॉस ने ऐसे बोला था। तो 10,000 का 10% क्या होगा 1,000, ठीक है। तो 1,000 कहते मैं उसकी आपकी तनख्वाह में से काटूंगा और बाकी जो है कुछ कंट्रीब्यूशन मैं अपनी तरफ से पे करूँगा, ठीक है। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन को मिला के हम एक जो टोटल अमाउंट जो होती है उसे हम कहाँ में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो किसी कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, सिंपल ये होता है आपका प्रोविडेंट फंड। और जो आपने पैसा कहते हैं कहीं लगाया होता है, कहीं इन्वेस्ट किया होता है, या जो आपने पैसा बैंक में सेव किया होता है, ठीक है, उस पर आपको क्या मिलता है, लास्ट में इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड में सिंपल कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह में से और कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर की तनख्वाह में से, ठीक है, हम दोनों जो कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, दोनों की जितनी भी अमाउंट होती है उन दोनों की अमाउंट को हम कहीं अलग जगह में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ कहीं बैंक अकाउंट में रख देते हैं, ठीक है। और उस जो पैसा है, ठीक है, उस पर कहते हैं या तो आपको इनकम होती है या तो आपको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और ये सारा बेनिफिट किसको मिलता है, अपने एम्प्लॉय को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी टाइप। इसकी मेन 4 टाइप है, ठीक है। फर्स्ट है SPF मतलब स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एंड लास्ट है PPF जिसका नेम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ मेन डिफरेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, कि जो SPF है, जो जितने भी अलग अलग टाइप्स के फ़ंड है ये किस एक्ट में, ठीक है, बनाए गए हैं। जो आपका SPF है ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में इंक्लूड है, ठीक है। RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में, ठीक है, एक्ट है, ऐड है। URPF नॉन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ टैक्स, ठीक है। ये वाला जो फंड होता है ये कहते हैं किसी भी कमिश्नर ऑफ टैक्स, ठीक है, किसी भी अपने एक्ट वगैरह में कहते हैं रिकॉग्नाइज नहीं हुआ होता है, तभी इसका नेम ही पड़ा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कि जिसका किसी ने भी कहते हैं रिकॉग्नाइज नहीं किया है। नेक्स्ट है PPF, ये कहते कहाँ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के एक्ट में, ठीक है, ये इंक्लूड है। उसके बाद है ये जितने भी, ठीक है, अपने प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, इनमें कहते कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन बाय, ठीक है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है। SPF में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कहते कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, ठीक है। जो आपका लास्ट होता है PPF, इसमें कहते हैं ऑल दी असेसीज इंडिपेंडेंट, कि जो भी अकेला व्यक्ति है, ठीक है, जिसका अपना सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, ठीक है, जो किसी के अंडर काम नहीं करता, कहते वो वाला पर्सन भी इस वाले प्रोविडेंट फंड में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपकी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। SPF जो है आपका वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए कहते बनाया जाता है, ठीक है। RPF कहते किसी भी कंपनी, ठीक है, किसी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं अगर आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है, 20 से ज़्यादा हैं देन आपको ये वाला फ़ंड में इन्वेस्ट करना कंपल्सरी होता है, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ लॉ। बट कहते हैं अगर सपोज़ आपकी कंपनी आपके फर्म में, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो 20 से कम है, देन वो कहते हैं आपकी मर्ज़ी है कि आपने RPF में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो आप टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद URPF नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ टैक्स, ठीक है, कि इसको कहते हैं किसी भी कमिश्नर ऑफ टैक्स से किसी भी अपने एक्ट या किसी भी प्रोविज़न में कहते रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है PPF, कहते कोई भी पर्सन जनरल पब्लिक, ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, जो कहता है किसी के अंडर काम नहीं करता, ठीक है, जैसे कि खुद का जो अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि लॉ डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, कोई अपने टीचर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो किसी के अंडर काम नहीं करते, ठीक है, जिसका कोई और बॉस नहीं है, वो खुद अपने ही बॉस है, ठीक है, तो वो भी कहते हैं पर्सन PPF में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो डिफरेंट टाइप्स के फ़ंड है, ठीक है, उनमें हम जो सैलरीज हैं उनमें हम हमारी जो कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, ठीक है, उससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 4 आइटम्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है कंट्रीब्यूशन जो होती है बाय द एम्प्लॉय, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर, थर्ड होता है आपका इंटरेस्ट एंड लास्ट आपका क्या होता है कि आपको टोटल अमाउंट, ठीक है,
अब देखिए टोटल अमाउंट या लमसम अमाउंट क्या होती है। देखिए सपोज़ अगर आपने अपनी इन्वेस्ट किया, ठीक है, दोनों ने, एम्प्लॉय ने और एम्प्लॉय ने, ठीक है, इन्वेस्ट किया कहीं भी जगह पे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो होती हैं। कहते हैं जब आपने सपोज़ अगर आपने 5 साल की पॉलिसी भी अप्लाई की थी, तो जब आपने वो 5 साल की पॉलिसी ख़त्म हो गई, ठीक है, दैन 5 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलती है, ठीक है, वो भी आपकी लमसम अमाउंट में काउंट होती है, ठीक है, ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट। प्लस सपोज़ अगर आपको एम्प्लॉय को, ठीक है, सपोज इसकी डेथ हो गई, इसकी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसे केसेस में, ठीक है, जब आपको टोटल अमाउंट या कुछ अमाउंट फिक्स अमाउंट मिलती है, उससे हम कहते हैं लमसम अमाउंट। अपने प्रोविडेंट फंड के ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है, आपको 2 वर्ड्स का मीनिंग प्लस इसका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। वो 2 वर्ड कौन से हैं? फर्स्ट है एग्जम्पशन एंड सेकेंड है डिडक्शन, ठीक है। एग्जम्पशन क्या होती है? इसका मतलब होता है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इनकम, ठीक है, कि वो चीज़ है, वो चीज़, ठीक है, आपको एग्जाम्प्ट हुई है, बट किसकी जगह एग्जाम्प्ट हुई है, किसके अगेंस्ट एग्जाम्प्ट हुई है? किसी स्पेसिफिक इनकम की बिहाफ पे, ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट डिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, जो भी आपकी टोटल इनकम है, कहते हैं उसके बाद में आपको जो डिडक्शन मिलती है, जो आपको छूट मिलती है, उससे हम कहते हैं डिडक्शन, ठीक है। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। जो आपकी एग्जम्पशन होती है वो किसी स्पेसिफिक इनकम पे मिलती है, ठीक है, बट आपकी जो डिडक्शन होती है वो कहते हैं जितनी भी आपकी टोटल इनकम है उसके बाद आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने आगे जाके, ठीक है, किया होगा अपना HRA कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, कि आपको घर रहने के लिए, ठीक है, आपको घर ढूंढने के लिए, ठीक है, आपको अपने बॉस से पैसे मिले, ठीक है, तो वो जो आपको HRA रिसीव हुआ, ठीक है, उस HRA में कहते हैं आपको एक्ट की तरफ से कुछ एग्जाम्पशन मिली है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पशन किसके लिए? सिर्फ HR के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी आपको इनकम मिली है, कोई भी आपको सैलरी मिली है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई भी अलग एग्जाम्पशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिडक्शन की एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए अब देखिए सबसे पहले आपकी टोटल इनकम में क्या क्या आता है। टोटल इनकम में अलग अलग इनकम्स आती है, जैसे कि सपोज इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, ठीक है, अपना कैपिटल गेन और अदर इनकम, ठीक है, अदर सोर्सेज। कहते हैं जितनी भी आपकी इनकम है, ठीक है, टोटल जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो हमने सभी प्लस किया। प्लस करने के बाद आपको क्या आया? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इन सारी इनकम को प्लस करने के बाद लास्ट में, ठीक है, जो आपको टोटल की इनकम पर जो छूट मिलती है, ठीक है, उसमें कहते हैं डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन मीन्स टोटल जो मैंने कमाई की है उसके बाद वाली छूट, और एग्जाम्पशन मीन्स उन टोटल वाले में से नहीं, उनमें से कोई भी एक टाइप की, ठीक है, मेरी जो कमाई होती है उसके ऊपर मुझे क्या एग्जाम्प्ट हुआ रहा है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स के मैंने जो मीनिंग है इसलिए आपको बताया क्योंकि ये दोनों वर्ड्स यहाँ इस जो टेबल है यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है कहते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। देखिए डिडक्शन US ATC अवेलेबल, ठीक है, जो एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो SPF में, ठीक है, डिडक्शन उसको मिलती है। जो आपका डिडक्शन अंडर ATC है, ठीक है, इसकी क्या सिंपल आपने एक बात याद रखनी है कि डिडक्शन अंडर 86 में, ठीक है, आपको मैक्सिमम जो छूट मिलती है वो कितनी मिलती है? 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा, क्योंकि 1,50,000 से ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद RPF में भी कहते हैं, RPF में सेम उसको 1.5 लाख की छूट मिलती है। उसके बाद URPF, अब देखिए URPF में कहते हैं डिडक्शन जो डिडक्शन है, ठीक है, ATC की इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब देखिए अवेलेबल क्यों नहीं है? देखिए क्योंकि जितने भी ये 3 केस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये तीनों केस में कहते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, दोनों ने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद एक बैंक अकाउंट में ये गवर्नमेंट को, ठीक है, दे दिया। बट URPF में क्या होता है, जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दोनों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं जाती, वो सिंपल किसके पास होती है? एम्प्लॉय के पास ही होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह के इसको अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए कहते हैं इसको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट है आपका PPF में, ठीक है, PPF में कहते हैं जो आपका एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम कहते हैं डिडक्शन के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होती। नेक्स्ट RPF में कहते हैं RPF में जितनी भी आपकी सैलरीज है, ठीक है, उस सैलरी में कहते हैं उसका सिर्फ 12% एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है सैलरी, तो हम इसका मतलब हम इस वाली लाइन में, ठीक है, सैलरी को क्या मानेंगे, ठीक है, हमारी सैलरी क्या होगी इस वाले केस में? तो यहाँ आपकी सैलरी क्या होगी? आपकी बेसिक पे प्लस आपकी DA डे अलाउंस अलाउंस, ठीक है, उसका सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट ही लेना आपने, प्लस परसेंटेज वाइज आपकी फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर पे जो भी आपको फिक्स परसेंटेज के हिसाब से कमीशन मिली है, ठीक है, इन तीनों को प्लस करके जो आपकी सैलरी के अमाउंट आएगी, ठीक है, उस पर कहते हैं 12% आपको एग्जाम्प्ट होगा इन द केस ऑफ RPF में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं URPF में। URPF में कहते हैं अगेन कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलती, ठीक है, बट टैक्सेबल नॉट एवरी ईयर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसके लिए मैं आपको नोट फर्स्ट देखना होगा। देखिए नोट फर्स्ट में क्या है? URPF, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन दैट
आर नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर, ठीक है, हम उसे हर एक साल भी कहते हैं टैक्सेबल नहीं करते, बट टैक्सेबल व्हेन लमसम अमाउंट रिसीव। जैसे कि सपोज, ठीक है, आपकी एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी 5,000, ठीक है, पहले साल, प्लस उसको वहाँ पे इंटरेस्ट मिला था एम्प्लॉय को 250 का, ठीक है, उनकी जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन की थी वहाँ आपको इंटरेस्ट मिला था 250 रुपये का। नेक्स्ट आपका सेकंड ईयर, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी 6,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था 300 रुपये, ठीक है। कहते हैं जब हमने अपने इस पर टैक्स लगाना है तब हमने कहते हैं जो अलग अलग साल का टैक्स नहीं लगाना है, हमने कब टैक्स लगाना है, जब कहते हैं एम्प्लॉय को इन सभी की कहते हैं फुल अमाउंट जब रिसीव होती है, जब लमसम अमाउंट कहते हैं रिसीव होती है, तभी ये कहते हैं टैक्सेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पीपीएफ में कहते हैं नॉट एप्लीकेबल देयर इज़ नो एम्प्लॉयर। देखिए पीपीएफ में हमने पहले बताया था कोई भी एम्प्लॉयर जिसमें कहते हैं कोई भी बॉस नहीं होता है, तो कहते हैं जो भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल होएगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो एसपीएफ में कहते हैं जो भी आपको इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है फुल्ली एग्जम्प्टेड। एंड आरपीएफ में एग्जाम्प्ट कब तक होता है, कहते हैं अप टू 9.5%, ठीक है, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सपोज अगर आपको हर एक साल का 12%, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कहते हैं उस 12% में आपको 9.5%, ठीक है, ये तो आपका एग्जाम्प्ट होगा। इट मीन्स जो आपका बचा हुआ बैलेंस होगा वो क्या होगा आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूआरपीएफ में कहते हैं नॉट एग्जम्प्ट बट ऑल्सो नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर, अगेन नॉट फर्स्ट, ठीक है, नॉट फर्स्ट में वही चीज़ बात जो मैंने पहले आपको बताई थी। उसके बाद है पीपीएफ, कहते हैं पीपीएफ में अगेन जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या होगा फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। लास्ट है रिफंड और यू कैन से विड्रॉल ऑफ लमसम अमाउंट, ठीक है, जब आपको या जब आपकी एम्प्लॉय को, ठीक है, कहते हैं जब फुल अमाउंट, ठीक है, या तो उसने खुद ली है या तो उसे कहते हैं बाय दी मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ठीक है, उससे मिलती है, तब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट आपका एसपीएफ में प्रॉपरली कहते हैं एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट है आपका आरआरपीएफ, जिसमें कहते हैं आरपीएफ एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन नोट सेकंड के, कि एग्जाम्प्ट तो होगा बट उसके लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी जिसके लिए आपको नोट सेकंड देखना होगा। अब देखिए नोट सेकंड आरपीएफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इस एग्जाम्प्ट के, जो भी आपकी अमाउंट है कहते हैं जितनी भी प्लस की हुई अमाउंट है वो कहते हैं एग्जाम्प्ट होगी इफ़, इसके लिए दो कंडीशन है मेन, एम्प्लॉय कॉन्टीन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर और मोर, ठीक है, कि जो आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने एटलीस्ट कहते हैं 5 साल या 5 साल से ज़्यादा कहते हैं सर्विसेज की हो कॉन्टिन्यू बेसिस पे। नेक्स्ट नो 5 ईयर कॉन्टिन्यू सर्विस, कहते हैं अगर उसने सपोज 5 साल की सर्विस नहीं की बट टर्मिनेटेड बाय, कि अगर उससे हमने टर्मिनेट की अगर हमने उसे निकाला है कई इन रीजंस की वजह से, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ इल हेल्थ, कि उसकी आगे जो उसकी तबीयत थी, ठीक है, वो ठीक नहीं थी, इसलिए हमें उससे 5 साल से पहले ही निकालना हो गया, ठीक है, तभी भी उससे कहते हैं एग्जम्पशन मिल सकती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ अ बिजनेस, की अगर बिजनेस है वो 5 साल से पहले खुद बंद हो गया, ठीक है, या आपने सपोज 5 साल का नहीं, आपने सपोज कहीं 3 साल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, तो वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इट मीन्स आप भी कहते हैं एलिजिबल हो अपने एग्जम्पशन के लिए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, कहते कोई भी ऐसा कारण जिसका कहते हैं जिसपे एम्प्लॉय का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, देन उस केस में भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। एंड लास्ट है पीपीएफ, कहते हैं पीपीएफ में जो आपका होता है रिफंड, ठीक है, वो क्या होता है फुल्ली एग्जम्प्ट होता है प्रॉपर। तो सिंपल इसमें क्या था कि फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, वो एसपीएफ में कहते हैं डिडक्शन अवेलेबल होती है, ठीक है, डिडक्ट हो सकता है। आरपीएफ में भी सेम, बस यूआरपीएफ में कहते हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है डिडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन की जो आपका एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है फुली एग्जम्प्टेड, बट जो आपका है आरपीएफ उसमें कहते हैं आपको सिर्फ एग्जम्प्ट होगा ओनली 12%। एंड यूआरपीएफ में भी बिल्कुल भी कहते हैं एग्जम्प्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि कहते हैं जब आपको लमसम अमाउंट मिलेगी, ठीक है, तब हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे, फिलहाल हम उस पर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है पीपीएफ में कहते हैं अप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि बंदा ही नहीं है, तो उस पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, उस पर हम कैसे एग्जम्पशन कुछ भी चीज़ें हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट देखो जो एसपीएफ है उसमें कहते हैं प्रॉपर एग्जम्प्ट होता है, बट आरपीएफ में कहते हैं ओनली 9.5% पर एनम के अकॉर्डिंग कहते हैं एग्जम्प्ट होता है, बाकी उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको टैक्सेबल देना होगा, ठीक है। उसके बाद यूआरपीएफ में भी सेम, अगेन हम 1 साल के अकॉर्डिंग कहते हैं हम तब तक कहते हैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे जब तक आपको अपनी प्रॉपर लमसम अमाउंट नहीं मिल जाती। अगर आपको लमसम अमाउंट मिली है देन ही कहते हैं हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पीपीएफ में कहते हैं अगेन आपको एग्जम्प्ट फुल एग्जम्प्ट होता है। लास्ट है रिफंड और जिसे हम कहते हैं लमसम अमाउंट में क्या है आरपीएफ में एग्जम्प्ट है, और जो है आपका एसपीएफ में एग्जम्प्ट है। आरपीएफ में क्या है कहते हैं कुछ आपको कंडीशन देखनी होती है, वो कंडीशन क्या थी, या तो आपने पहले 5 साल या 5 साल से ज़्यादा कहते हैं सर्विस की हो, नहीं तो ठीक है अगर आपने 5 साल की सर्विस नहीं की है देन आपको कोई ठीक है कोई
इल हेल्थ के रीज़न से, ठीक है, आपको टर्मिनेट किया हो, प्लस आपका जो बिज़नेस है वो 5 साल से पहले ही कहते ख़त्म हो गया, और कहते कोई भी ऐसा रीज़न जिसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है एम्प्लॉय का। इन तीनों रीज़न की वजह से कहते अगर आपको निकाला गया देन आप क्या एलिजिबल है अपने एग्जाम्पशन के लिए। एंड यूआरपीएफ में क्या है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट बट इंटरेस्ट प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है, बट जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस जो उसके बॉस ने, जिसमें कहते हैं एम्प्लॉयर, उसने जो जितना भी पैसा लगाया है वो कहते हैं ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है पीपीएफ। पीपीएफ में क्या है, कहते हैं फुल एग्जाम्पशन वो इंजॉय करता है।